हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आरओ भाग 2 का चैप्टर 6 उषा कविता का सारांश, जिसके राइटर हैं शमशेर बहादुर सिंह। तो चलिए पहले शमशेर बहादुर सिंह का जीवन परिचय देखते हैं और उसके बाद कविता का सारांश पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शमशेर बहादुर का जीवन परिचय। शमशेर बहादुर सिंह हिंदी साहित्य की नई कविता के प्रमुख कवि माने जाते हैं। नई कविता के प्रमुख कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह, जिनका आगे की तार सप्तक में महत्वपूर्ण स्थान है। तार सप्तक एक पत्रिका है जिसमें आगे के साथ शमशेर बहादुर सिंह की भी कविताएं इस तार सप्तक में देखने को मिलती हैं। इनका जन्म 13 जनवरी सन 1911 ईस्वी को उत्तरांचल के देहरादून जिले के एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा देहरादून के एक स्कूल में हुई। हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा गोंडा से प्राप्त की। इन्होंने BA तथा MA पूर्वार्ध की उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रहण की। प्रारंभ से ये चित्रकला में अधिक रुचि रखते थे, जिनका प्रयोग इन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। इन्होंने 2 वर्ष तक सुमित्रानंदन पंत के रूपाव पत्र में कार्य किया। रूपाव पत्र के संपादक कौन थे? सुमित्रानंदन पंत। और शमशेर बहादुर सिंह ने सुमित्रानंदन पंत के रूपाव पत्र में कितने वर्ष तक काम किया? 2 वर्ष तक। इनके बाद वे कहानी और नया साहित्य आदि पत्र पत्रिकाओं के संपादक मंडल में रहे और ये दिल्ली विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग में कोश से संबंधित कार्य भी करते रहे। तत्पश्चात विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से में प्रेमचंद सृजन पीठ के अध्यक्ष पद पर कार्यरत रहे। प्रेमचंद सृजन पीठ के अध्यक्ष पद पर कार्यरत रहे। कौन? शमशेर बहादुर सिंह। सन 1977 ईस्वी में मैं चुका भी हूँ नहीं मैं काव्य संग्रह पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से अलंकृत किया गया। देखिए, इनकी काव्य संग्रह और रचनाओं का नाम थोड़ा सा अटपटा है। सिंपल सेंटेंस न होकर चुका भी हूँ नहीं मैं, इनका काव्य संग्रह था जो सन 1977 में प्रकाशित हुआ और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनके साहित्य को उत्कृष्टता के लिए कबीर सम्मान सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया। अंततः सन 1993 ईस्वी में दिल्ली में आप अपना महान साहित्य हिंदी साहित्य जगत को सौंपकर चिर निद्रा में लीन हो गए। कब? 1993 में। नेम था शमशेर बहादुर सिंह। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जिसका जन्म 13 जनवरी सन 1911 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान था देहरादून उत्तरांचल और पिता का नाम था तारिफ सिंह और माता का नाम था प्रभुदेई। पत्नी का नाम धर्मवती और इनकी प्रमुख रचनाएं थी बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी। निधन हुआ 12 मई सन 1993 ईस्वी में और जीवंत आयु इसकी थी 82 वर्ष। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी? शमशेर बहादुर सिंह हिंदी साहित्य के एक श्रेष्ठ प्रगतिशील कवि माने जाते हैं। उन्होंने अनेक विधाओं का सफल लेखनी चलाई है और उनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। काव्य संग्रह चुका भी हूँ नहीं मैं, कुछ कविताएं चुका भी हूँ नहीं मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट काव्य संग्रह है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। कुछ और कविताएं इतने पास अपने बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी। संपादन उर्दू हिंदी कोश। निबंध संग्रह है दोआब। मोस्ट इम्पोर्टेंट निबंध संग्रह है भाई, काफ़ी बार पूछा जाता है। दोआब शमशेर बहादुर सिंह का निबंध संग्रह है। कहानी संग्रह है प्लाट का मोर्चा। नेक्स्ट पॉइंट है साहित्य विशेषताएं। साहित्यिक विशेषताएं। शमशेर जी हिंदी के सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रगतिशील कवि हैं।
बौद्धिक स्तर पर उन पर मार्क्सवादी विचारों का गहन प्रभाव रहा। वे विचारों के स्तर पर प्रगतिशील तथा शिल्प के स्तर पर प्रयोगधर्मी कवि हैं और उनके साहित्य को प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। गरीबी का सजीव चित्रण। शमशेर जी ने अपने काव्य में समाज में फैली गरीबी का सजीव चित्रण किया है। गरीबी के कारण समाज की दयनीय दशा के प्रति इन्होंने गहन चिंता व्यक्त की और गरीबी रूपी दानव ने संपूर्ण समाज को घेर लिया था, जिसके कारण जनता बुद्धिहीन हो गई। और उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से बताया कि समाज में घर घर मजदूरी करने वाले मजदूरों की दुर्दशा त्रासदपूर्ण है। त्रासदपूर्ण यानी दुखी थे। घर घर मजदूरी करने वाले मजदूर का पूरा परिवार घर घर मजदूरी करने पर मजबूर है और कवि ने समाज में बढ़ रही इस त्रासदी का गहन चिंता व्यक्त की। देशभक्ति की भावना। शमशेर हिंदी साहित्य के एक सजग साहित्यकार थे और उनके हृदय में अपने देश के प्रति गहन प्रेम था। उन्होंने अपने काव्य में अपने देश तथा संस्कृति का अनूठा चित्रण किया है और उनकी अनेक कविताएं भारतीय जनता को स्वतंत्रता के प्रति जागृति करने का आह्वान करती हैं। कवि ने भारतीय जनता को अपनी स्वतंत्रता को बचाने के लिए एकजुट रहने का संदेश दिया है और वे कहते हैं हमें अपनी स्वतंत्रता को बचाने के लिए एकता की भावना को बनाए रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण। शमशेर जी यथार्थवादी भावना से ओतप्रोत कवि माने जाते हैं। उन्होंने अपने काव्य में यथार्थ की भावभूमि का सहारा लेकर वर्णन किया। यही कारण है कि उनकी कविताओं में समकालीन समाज के जनजीवन का यथार्थ चित्रण देखने को मिलता है। इन्होंने समाज की उठापटक, ईर्ष्या, द्वेष, गरीबी, लाचारी, शोषण आदि की यथार्थ अभिव्यंजना का वर्णन किया है। प्रगतिवादी चेतना। शमशेर जी मार्क्सवादी विचारधारा के प्रेरित कवि हैं, इसलिए उनके साहित्य में प्रगतिवादी चेतना का प्रतिपादन भी हुआ है और इनकी अनेक कविताओं पर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का गहन प्रभाव दिखाई देता है। इन्होंने अपने साहित्य में शोषक वर्ग की खुलकर निंदा की तथा शोषित समाज के प्रति विशेष सहानुभूति प्रकट की। इन्होंने शोषण का शिकार झेल रहे दीनहीन समाज के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रकृति चित्रण। शमशेर जी का मन प्रकृति चित्रण में खूब रमा है। उनका जन्म ही प्रकृति के आंचल में हुआ था, अतः प्रकृति से उनका बचपन से लगाव था और उन्होंने प्रकृति सौंदर्य को बहुत नज़दीक से देखा है। इसलिए उनके काव्य में प्रकृति सौंदर्य का भी अनूठा चित्रण देखने को मिलता है। उन्होंने अनेक कविताओं में प्रकृति के अनेक सुंदर और मनोहारी चित्र बिखेरे हैं और चित्रकला में विशेष रुचि होने के कारण इनके प्राकृतिक चित्र अत्यंत सजीव बन पड़े हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भाषा शैली। शमशेर जी एक प्रयोगधर्मी कवि हैं। इनकी कविताएं जहां एक ओर अत्यंत बोधगम्य तथा सरल हैं तो दूसरी ओर नितांत जटिल भी हैं। कवि पर उर्दू शायरी का भी प्रभाव देखा जा सकता है, जिसके कारण उन्होंने संज्ञा और विशेषण से अधिक सर्वनामों, क्रियाओं, अवयवों और मुहावरों पर बल दिया है। शमशेर जी की प्रवृत्ति सदा ही वस्तुपरकता को उनके मार्मिक रूप में ग्रहण करने की रही है, इसलिए उनकी काव्य अनुभूति बिंब ही नहीं बल्कि बिंब लोक की है। इनके काव्य में प्रगतिवाद, प्रयोगवाद तथा नई कविता के तत्व घुल मिलकर इनके भाव और भाषा को उजला रूप प्रदान करते हैं। चित्रकला, संगीत, कविता इनकी सृजनात्मकता को नया रंग देते हैं। इनकी भाषा सरल, सुबोध, साहित्यिक खड़ी बोली है, जिसमें तत्सम, तद्भव, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं की शब्दावली का प्रयोग हुआ है और इनकी शैली भावपूर्ण है। इनके साथ साथ चित्रात्मक, वर्णनात्मक शैलियों का प्रयोग भी देखने को मिलता है और मुहावरों के प्रयोग से इनकी भाषा में रोचकता उत्पन्न हो जाती है। ये था शमशेर बहादुर सिंह का काव्य परिचय। नेक्स्ट आगे चलते हैं। उषा शीर्षक कविता का सारांश देखते हैं। उषा नामक कविता के
कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह, जो नई कविता और प्रयोगवादी काव्य के प्रमुख कवि माने जाते हैं और तार सप्तक के प्रमुख कवि हैं। उषा का सारांश। उषा का आगमन आकाश की आभा तथा चारों ओर व्याप्त सौंदर्य का यथार्थ अंश इस कविता की विशेषता है। सूर्य के आगमन के पूर्व का समय ही उषा काल कहलाता है। उषा का आगमन, आकाश की आभा, उषा यानी सवेरा, चारों ओर व्याप्त सौंदर्य और यथार्थ अंश, यथार्थ यानी सच्चाई अंश इस कविता की विशेषता है। सूर्य के आगमन के पूर्व का समय ही उषा काल कहलाता है। आकाश एकदम नीला था, वह स्वच्छ भी था। उसकी नीलिमा के मध्य एक उजाला हल्के रूप में झांकता सा दिखाई देने लगा। उस प्रातःकालीन बेला में आकाश ऐसा आभासित हो रहा था मानो राख से लिपा हुआ कोई गीला चौका हो। फिर सनई सने पूर्व से हल्की लालिमा झलक उठी और उस क्षण आकाश का स्वरूप एकदम बदल जाता है। उस समय उसको आकाश को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि कोई काली सील आकाश लाल केसर से धो दी गई हो। उषा की लालिमा तथा स्लेट पर लाल खड़िया या चौक मल दी गई हो। सवेरे आकाश लाल दिखाई देने लगता है। सूर्य के प्रकाश की लालिमा भी लाल रंग की होती है। उषा की लालिमा तथा स्लेट पर लाल रंग, स्लेट आकाश के स्लेटी रंग को स्लेट का प्रतीक दिया गया है। लाल खड़िया या चौक मल दिया गया है। इस प्रकार प्रतीत होता है वो प्रकाश फैला हुआ जैसे लाल खड़िया या फिर लाल चौक को स्लेट पर मल दिया गया हो। जिसके बाद कवि उषा आगमन की बेला में आकाश का भव्य चित्र उतारते हुए कहता है कि आकाश पर उषा की लाली ऐसी छाई है मानो किसी नीले जल में किसी गौरवर्णी नायिका की छाया झिलमिला रही हो। गौरवर्णी गोरे रंग की नायिका की छाया झिलमिला रही हो, झिलमिल कर रही हो। जब सूर्यास्त होता है तो उसके प्रखर तेज के सम्मुख उषा स्वयं तेजहीन हो जाती है और उसका जादू टूट जाता है और उसके द्वारा निर्मित दृश्य भी समाप्त हो जाते हैं। जैसे ही प्रखर तेज सम्मुख तेज किरणें अपनी लालिमा बिखेरती हैं और वो जैसे ही प्रचंड रूप लेती हैं तो वह उसकी लालिमा ख़त्म हो जाती है और वो जादू सा टूटा हुआ सा महसूस होता है और उसके द्वारा निर्मित दृश्य भी समाप्त हो जाता है। तो ये था आपके उषा कविता की समरी या फिर सारांश। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।